विद्यार्थियों में अमन सर, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में हमारे इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस का जो दूसरा अध्याय चल रहा है सजीव वस्तु, उसका मैं आप लोगों को तीसरा वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ। और आज के वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को इसकी पूरी थ्योरी कवर कराएंगे। ठीक है, बशर्ते आप हमारे साथ कापी और कलम लेके बैठिए, क्योंकि जितने भी आपके मेन पॉइंट है वो सारे पॉइंट आपको हाईलाइटेड करते चलेंगे और आप उसका अच्छी तरह से बाकायदे नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी अपनी कापी में हाँ, तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखिए हाईलाइटेड पॉइंट आप रहेगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, आ सकता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आप बताएंगे 3 वर्गों में। पहला आपका रहेगा सजीव, दूसरा आपका रहेगा निर्जीव, तीसरा आपका क्या रहेगा मृतक। ठीक है, ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखिए सजीव की डेफिनेशन क्या दी जाएगी, कहेंगे मनुष्य, घोड़ा, हाथी, बिल्ली, बंदर, विभिन्न पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं सजीव वही सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जीवन के कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं। तो इसमें बनेगा सजीवों के कोई 2-3 लक्षण बताइए। तो आप यहाँ से देखिए हाईलाइटेड पॉइंट आपका रहेगा कि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जीवन के कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं। फिर अगर निर्जीव किसे कहते हैं, तो निर्जीव की डेफिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मिट्टी, बालू, कोयला, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, विभिन्न धातुएं, ठीक है, विभिन्न पदार्थ जैसे नौसादर, तूतिया, फिटकरी आदि निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, क्योंकि इनमें जीवन के समान लक्षण जो है जैसे पोषण, श्वसन, प्रजनन, निश्चित जीवन चक्र इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप बोलेंगे कि रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, जहाज आदि में गति के लिए बाहरी स्रोत से शक्ति प्रदान की जाती है। तूतिया तथा फिटकरी के रोए में वृद्धि बाह्य कणों के जमने से होती है, जिसे बाह्य वृद्धि कहते हैं। यहाँ से पॉइंट आपका हाईलाइटेड करेंगे, तूतिया तथा फिटकरी के रवे में वृद्धि बाह्य कणों के जमने से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य वृद्धि कहते हैं। ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट आपका रहेगा, इसे आपको नोट करना है कि बाह्य वृद्धि किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपको बनेगा, पहला क्वेश्चन क्या बना, सजीवों के कोई 3 लक्षण बताइए। ठीक है, तो वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र, इस प्रकार से कई लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि बाह्य वृद्धि किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे तूतिया तथा फिटकरी के रवै में वृद्धि बाह्य कणों के जमने से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य वृद्धि कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए मृतक क्या होते हैं, तो इसमें आप बताएंगे प्रत्येक जीवधारी की एक निश्चित जीवन अवधि होती है, जीवन अवधि के पूर्ण हो जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जीवधारी के शरीर को मृतक अथवा शव कहते हैं। बहुधा मनुष्य, पौधे एवं जंतुओं के मृतक शरीर के अवशेषों का उपयोग करता है, जैसे चमड़ा पशुओं के खाल से बनाया जाता है, लकड़ी पेड़ों के तने से प्राप्त होती है। फिर आगे मृतक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आप बताएंगे मृत्यु के पश्चात जीवधारी के शरीर को मृतक अथवा क्या कहते हैं, शव कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगले डे की हेडिंग आपकी आएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग आपकी। हाँ देखिए अगला पॉइंट आपका है विषाणु, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, विषाणु कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जरूर बनता है कि सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो विषाणु कहते हैं। अगली हेडिंग देखिए आपकी प्राकृतिक वस्तुएं। ठीक, तो इसकी प्राकृतिक वस्तुओं की डेफिनेशन आप कह देंगे, तो इसमें कहेंगे प्राकृतिक वस्तुएं, कहेंगे जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। नदी, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज, चंद्रमा, सूर्य। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अनाज, मोम आदि। भारतीय परंपरा में प्रकृति को माता के समान पूज्य माना गया है, क्योंकि प्रकृति ही मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसी कारण से इसे भारत माता कहा गया है। ठीक है, ये पॉइंट देखिए नोट करेंगे, यानी प्रकृति को भारत माता क्यों कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति को भारत माता क्यों कहा जाता है, कहेंगे क्योंकि प्रकृति ही मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसी कारण इसे भारत माता कहा गया है। ठीक है, ये पॉइंट देखिए आपको हाईलाइटेड आपका रहेगा, क्वेश्चन बनेगा कि प्रकृति को, पहली बात तो पहला क्वेश्चन बनेगा प्राकृतिक वस्तु किसे कहते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, वही वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से 2-4 दिन, नदी, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ठीक है, मिट्टी, इस प्रकार से आदि। फिर रहेगा कि प्रकृति को भारत माता क्यों कहते हैं, कहेंगे क्योंकि प्रकृति ही मानव की
समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, इसे भारत माता कहा गया है। ठीक है, पॉइंट आपका देखिए हाईलाइटेड, क्वेश्चन बनने वाला। इसके बाद देखिए प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण। तो प्राकृतिक वस्तुओं का जो वर्गीकरण है, ठीक है, ये 2 भागों में किया गया है। नंबर 1, समाप्त न होने वाली वस्तुएं जैसे मिट्टी, ऊर्जा इत्यादि, और दूसरा है समाप्त होने वाली वस्तुएं जैसे जल, वन, जीव जंतु, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि। ठीक है, इस प्रकार से आपके हो जाते हैं। अगली हेडिंग है मानव निर्मित वस्तुएं। तो इसमें देखिए आप कहेंगे मानव निर्मित वस्तुएं वह होती हैं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं अपनी बुद्धि एवं कौशल द्वारा किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, मकान, गाड़ी, साइकिल, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, रेशम, कांच, प्लास्टिक, चार्ट, मॉडल आदि। ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। इन्हें कृत्रिम वस्तुएं भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ देखिए मानव निर्मित चार्ट या मॉडल क्या होते हैं। तो कहेंगे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षक अथवा छात्र अपने स्तर पर मॉडल, चार्ट, ग्राफ, नक्शे आदि का निर्माण करते हैं। ऐसी सामग्री के निर्माण हेतु विभिन्न सस्ते पदार्थों को बाजार से खरीदा जाता है। स्वनिर्मित सामग्री को निर्मित करने से छात्रों में सृजनशीलता के गुणों का विकास होता है तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। इस निर्मित सामग्री से शिक्षण प्रभावशाली होता है और छात्राओं को छात्रों को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, चार्ट या मॉडल के बारे में इतना ले सकते हैं। सीधा आप इतना ले सकते हैं कि इस निर्मित सामग्री से शिक्षण प्रभावशाली होता है। ठीक है, चार्ट अथवा मॉडल क्या है, कहेंगे इस निर्मित सामग्री से शिक्षण प्रभावशाली होता है और छात्र को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को आप बना सकते हैं। देखिए साबुन के बारे में, हाँ देखिए साबुन में कहेंगे एक मानव निर्मित वस्तु है। इसका उपयोग दैनिक जीवन में नहाने तथा वस्त्रों को स्वच्छ रखने में किया जाता है। लिखेंगे यह कितने प्रकार का होता है, कहेंगे यह जो होता है 4 प्रकार का होता है। कठोर साबुन, पारदर्शक साबुन, मृदु साबुन और कार्बोलिक साबुन। कठोर साबुन जो होता है इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। पारदर्शक साबुन जो होता है इसका उपयोग सर्दी के मौसम में नहाने में किया जाता है। जो मृदु साबुन होता है, ठीक है, इसका उपयोग नहाने में किया जाता है। ठीक है, और ये तो इसमें विभिन्न प्रकार के सुगंधें भी मिलाई जाती हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और कार्बोलिक साबुन देखिए क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा फिनोल मिला दिया जाता है। यह साबुन नरम होता है। ठीक, तो साबुन के देखिए 4 प्रकार, इसको आप पूरा लिखना है। ठीक, कठोर साबुन के बारे में, पारदर्शक साबुन के बारे में, मृदु साबुन के बारे में और कार्बोलिक साबुन के बारे में। ठीक है, पॉइंट आपको नोट करने लेनी है। इसके बाद देखिए आएगा कंप्यूटर। कहेंगे कंप्यूटर एक मशीन है, आता यह गलती नहीं करता है और न यह मनुष्य की तरह अधिक कार्य करने से थकता है। मनुष्य थकान के कारण गलती कर सकता है, किंतु कंप्यूटर लगातार लंबे समय तक बिना थके त्रुटि रहित कार्य करता है। ठीक है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित कर उनका मुद्रण कर सकता है अथवा उनकी व्याख्या तथा विश्लेषण कर आवश्यक परिणाम देता है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में लिख देंगे। प्लास्टिक देखिए क्या होती है। ठीक है, प्लास्टिक अगली मानव निर्मित वस्तु क्या है, प्लास्टिक है। ठीक है, तो प्लास्टिक के बारे में देखिए इस प्रकार से दे सकते हैं कि वर्तमान समय में व्यक्ति प्लास्टिक से बनी हुई कई प्रकार की वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा है। ठीक है, जैसे कुर्सी, टेबल, डलिया, स्टूल, पॉली बैग, सर्वाधिक आदि। ठीक है, पहला उपयोग देखिए, प्लास्टिक से प्रदत्त पॉलीथीन तथा वस्तुओं के आवागमन तथा भंडारण में प्रतिदिन उपयोग हो रहा है, जो कि एथीन गैस के बहुलकीकरण द्वारा बनाया जाता है। दूसरा, यह पारदर्शी होने के कारण शीशे की भांति उपयोग में लाया जा सकता है। तीसरा देखिए आपका है, इसे बिजली तथा टेलीफोन के उपकरण भी बनाए जाते हैं, परंतु इसका रंग काला होने से इसका उपयोग सीमित ही है। अगला देखिए, इसे विभिन्न रूपों में ढालना सरल है। पांचवा देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक महत्वपूर्ण उदाहरण बेकेलाइट है। इसे फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। फिर देखिए खाने का सोडा। ठीक, इसका तो हम लोग बहुत ही प्रयोग करते हैं। खाने का सोडा देखिए, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के शांत विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप इसका रिएक्शन दे सकते हैं। बाकी इनकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं देखिए इनकी होती हैं। और इसके साथ साथ उपयोग देखिए इसका कहां पर होता है।
अमाशय की अम्लता को दूर करने में उपयोगी है। आग बुझाने के यंत्रों में इसका उपयोग होता है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, बेकिंग पाउडर तथा दवाओं में प्रयोग होता है। कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से फटता है। प्रयोगशाला में अपकर्मक रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इतने पॉइंट आप आज कवर कर लीजिए और फिर इसके बाद बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय।